और आपको सीधा लिए चलते उत्तर प्रदेश, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। आप देखें कि 2017-18 में जब प्रदेश में पहला बजट हमें प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ था, तो बजट हम लोगों ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। वर्ष 2018-19 में प्रदेश का जो बजट था वह प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए समर्पित किया था। वर्ष 19-20 का बजट प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति, जिसमें महिला सुरक्षा, महिला सम्मान और स्वावलंबन के लिए समर्पित किया था। उस प्रकार की योजनाओं को ध्यान में रख करके हम लोगों ने प्रदेश के अंदर अपना बजट प्रस्तुत किया था। 2020-21 का बजट यह वह कालखंड है जब सदी की सबसे बड़ी महामारी का सामना हमें करना पड़ा था। वह था प्रदेश के युवा शक्ति के लिए, उनके कौशल विकास, रोजगार था, प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी इस महामारी के दौरान भी प्रदेश के अंदर रोजगार की संभावनाएं बाधित न हो, इसके लिए समर्पित था। 2021-22 का बजट प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके स्वावलंबन से सशक्तिकरण के लिए समर्पित किया था। 2022-23 का बजट अंत्योदय से आत्मनिर्भरता का बजट था। तो आज मेरे सहयोगी वित्त मंत्री खन्ना जी ने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी की विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए जो बजट आज प्रस्तुत किया है, यह बजट उत्तर प्रदेश के त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री प्रशांत त्रिवेदी जी को और वित्त विभाग की पूरी टीम को उत्तर प्रदेश के अनुरूप बजट प्रस्तुत करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। और इसी दृष्टि को ध्यान में रख करके हम लोगों ने अमृत काल का यह प्रथम बजट प्रस्तुत किया है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 6 वर्षों के अंदर प्रदेश ने जो बजट अपना प्रस्तुत किया है, आज जो बजट प्रस्तुत हुआ है 6,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट प्रस्तुत हुआ है। आप 16-17 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था प्रदेश के अंदर, वह 3,40,000 करोड़ रुपए का था। आप देखेंगे पिछले 6 वर्ष के अंदर दुगने से अधिक की वृद्धि प्रदेश के बजट के लिए हुई है। इस दौरान प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय दुगनी हुई है, दुगने से अधिक हुई है। प्रदेश की जीडीपी में बढ़ोतरी हुई, दुगने से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। और इस दौरान हम लोगों ने प्रदेश के अंदर
यह जो बजट के दायरों को बढ़ाया गया है, यह उत्तर प्रदेश के अनुरूप है। यह डबल इंजन सरकार की अर्थव्यवस्था को विस्तार देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की जनता से लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जो वायदे किए थे, 130 जो हमारे वायदे थे, आज के इस बजट प्रस्तुत करने के साथ उनमें से 110 वायदों को हम इसके साथ इसमें समाहित किए हैं। पूरे बजट में अगर आप उसका बजट पर ध्यान देंगे तो लगभग 64,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि लोक कल्याण संकल्प पत्र में घोषित संकल्पों के लिए समर्पित हैं और उसमें बजट में उसका प्रावधान किया गया है। मित्रों, प्रदेश ने ये जो अर्थव्यवस्था को, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के दायरे को बढ़ाया है, उसको विस्तार दिया है। इसके लिए हम लोगों को अनेक कदम उठाने पड़े। प्रदेश में कर चोरी को रोकना पड़ा, वित्तीय अनुशासन और बेहतर वित्तीय प्रबंधन को प्रदेश के अंदर कैसे लागू किया जाए, इसमें शासन प्रशासन स्तर पर और हर एक स्तर पर, हर विभागीय स्तर पर इस पर कार्य हुआ। आज उसका परिणाम है कि जहां 2016-17 में राजस्व कर जो प्रदेश को केवल 86,000 करोड़ रुपए का प्राप्त होता था, वह आज 2022-23 के अंदर, यानी इस वित्तीय वर्ष के अंत में मार्च 2023 में जब हम लोग अपने राजस्व कर को देखेंगे तो यह 2,86,000 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2,20,000 करोड़ रुपए को पार कर रहा होगा। प्रदेश में 2016-17 में जो सेल टैक्स और वैट से कुल लगभग 51,000 करोड़ रुपए की प्राप्ति होती थी, आज सेल टैक्स और वैट नहीं बल्कि जीएसटी है। जीएसटी के माध्यम से यह राशि बढ़कर के 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है इस वित्तीय वर्ष के अंत में। स्टेट एक्साइज में जो 2016-17 में मात्र 12,000 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था, आज ये 22-23 में 45,000 करोड़ रुपए प्राप्त होने का अनुमान है। और ये तभी संभव हो पाया जब हम लोगों ने प्रदेश के अंदर राजस्व कर की चोरी को रोकने के लिए प्रभावी उपाय किए और राजस्व संग्रह की व्यवस्था को अत्यंत ही पारदर्शी तरीके से इस व्यवस्था को प्रदेश के अंदर लागू किया। उसके कारण ये प्रदेश के अंदर हो पाया है। ये आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर जो भी संभव हो पाया है, या इस बार के टैक्स उसमें भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बगैर इस दौरान हम लोगों ने पेट्रोल डीजल पर जो वैट था यूपी का, उसकी ड्यूटी को कम किया। उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाई। और आज अगर आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर एक और डीजल पेट्रोल देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सस्ता है। इसके कारण आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं भी प्रदेश के अंदर महंगी नहीं हुई, आम जनमानस को राहत मिला। लेकिन पारदर्शी टैक्सेशन की प्रणाली प्रदेश के अंदर लागू करने, टैक्स चोरी को रोकने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने का परिणाम आज हमारे सामने है कि प्रदेश ने जो एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में आज उत्तर प्रदेश है, और जो हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस है उसने प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने में सफल हुआ है। ये विगत 6 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर ये सभी चीजें प्राप्त की हैं। प्रदेश के अंदर आज के इस बजट में जो चीजें आप देखते होंगे, बहुत सारी चीजों की घोषणा इसमें आज यहां पर हुई है। वित्तीय अनुशासन का पूरा पालन किया गया है। इसमें पूरे बजट में अगर आप देखेंगे कुशल वित्तीय प्रबंधन
की झलक आपको प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखा गया है। एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत प्रदेश के अंदर जो राजकोषीय जो घाटे का जो निर्धारित सीमा है वह 3.5% से कम करके वह 3.24% तक करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है और यह प्रदेश के अंदर वर्तमान में है। बजट के अंदर जो कुछ और चीजें महत्वपूर्ण है वह है 2016-17 में बजट का जो आकार था वह स्वयं के कर का जो उसमें रेशियो था वह केवल 33% था। यानी जो हमारा स्वयं का रेवेन्यू प्रदेश के अंदर था वो उसमें केवल बजट में 33% वो योगदान दे पाता था। शेष ऋणों के माध्यम से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भरता के माध्यम से ही हम करते थे या फिर उसके बारे में कोई भी हम साइलेंट रह पाते थे। इसका मतलब ये सब घोषणाएं झूठी थी। लेकिन आज जो भी हम कर पा रहे हैं बजट में दोगुने से अधिक बजट होने के बावजूद बजट को हम लोगों ने लगभग 45 से 46% जो भाग है वह स्वयं के राजस्व से आज प्रदेश प्राप्त कर रहा है। राज्य सरकार का यह बेहतर वित्तीय प्रबंधन और राजस्व चोरी रोकने के परिणाम स्वरूप आज एक बजट का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार अपने स्वयं के स्रोतों से वहन कर रही है। 16-17 में 20% से अधिक वित्त पोषण ये ऋणों के माध्यम से होता था, लेकिन आज 23-24 का जो बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें मात्र 16% ही ऋण के माध्यम से रह गया है। इसके अलावा प्रदेश के अंदर 16-17 में 8% जो बजट था वह पुराने ऋणों के भुगतान में खर्च होता था और आज बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण मात्र 6% जो बजट का भाग है वही हम पुराने ऋणों के को वहन करने के लिए उसका उपयोग कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर इस दौरान अगर आप देखेंगे कि बेरोजगारी की दर के बारे में भी आज सदन के अंदर वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी बहुत स्पष्ट घोषणा की कि 16-17 में उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था ये 17-18% था। आज ये मात्र 4% रह गया है। रोजगार की संभावनाएं बढ़ी, नए रोजगार सृजित हुए। सिक यूनिट को खासतौर पर एमएसएमई यूनिट जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक निवेश का एक बड़ा आधार था उसको पुनर्जीवित किया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजनाओं ने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में विकसित किया और उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए हम लोगों ने केंद्र से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं को लागू करने का परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश का सीडी रेशो बेहतर हुआ है। जो 16-17 में मात्र 46% था आज जो 55% हो रहा है। यह प्रदेश के अंदर की वर्तमान की वित्तीय स्थिति को भी दिखाता है और साथ साथ अगर आप देखेंगे 12 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर कुल 5,90,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित हुए थे और 17 से 22 के बीच में यहां पर उद्यमियों ने, कृषकों ने, अलग अलग एमएसएमई सेक्टर ने जो यहां पर उन्हें ऋण वितरित किए गए वह लगभग 9,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का था। और ये अगर आप इस वित्तीय वर्ष में देखेंगे इसकी प्रोग्रेस भी काफी अच्छी है और इसे हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे आज के इस बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उनमें मुख्य रूप से प्रदेश के अंदर एक बड़ा भाग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है। यानी प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर धनराशि खर्च होगी जो प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने जा रही है। हमारे पास पहले से ही 5 एक्सप्रेसवे चालू स्थिति में है। वर्तमान में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा
एक्सप्रेसवे पे काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज के बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट तक जोड़ने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की भी घोषणा यहां पर आज की है। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए 4 क्लस्टर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, 2 औद्योगिक क्लस्टर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में विकसित करने के बारे में भी आज यहां पर बजट का प्रावधान किया है और उसकी घोषणा भी की है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी यहां पर औद्योगिक गलियारा के लिए उसकी घोषणा यहां पर आज हुई है। प्रदेश में किसानों को राहत देने के लिए अन्नदाता किसानों के बारे में जो हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से भी बात की थी, इसे निजी नलकूप से जुड़े हुए जो हमारे अन्नदाता किसान हैं उन्हें हमने पिछले बजट में विद्युत बिल में 50% की छूट दी थी। आने वाले समय में हम उन्हें व्यवस्थित तरीके से 100% छूट देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं और इसके लिए भी बजट का प्रावधान हम लोगों ने इसमें किया है। बुंदेलखंड में भारत सरकार और जर्मनी की सरकार की सहायता से एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना के लिए भी यहां पर प्रदेश के अंदर इस बजट में इसका प्रावधान करने का कार्य किया गया है। प्रदेश के अंदर अयोध्या को एक मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित करने और फिर अयोध्या की तर्ज पर प्रदेश के सभी नगर निकायों को, खासतौर पर जो हमारे 17 नगर निगम हैं, इस नगर निगम को भी उन्हीं तर्ज पर आगे बढ़ाने के लिए, जिससे हम लोग प्रदेश में नेट जीरो की तरफ जा सके। हमारे शहर, आपने देखा होगा पिछली बार हम लोगों ने जब 2017 में आए थे तो कार्बन उत्सर्जन को न्यूनतम करने के लिए जितनी भी स्ट्रीट लाइट थी उन्हें एलईडी स्ट्रीट लाइट में हम लोगों ने ईएसएसएल के साथ मिलकर के बदला था। आज आप देखते होंगे कि इसका काफी बड़ा प्रभाव पड़ा था प्रदेश के अंदर। एक सभी सिटी आज जितने हमारे नगर निकाय हैं उनमें स्ट्रीट लाइट दर्शनीय भी है और साथ साथ वहां पर बिजली भी कम खर्च होती है और जितनी भी सोलर लाइट बदली गई, जितनी भी वहां पर स्ट्रीट लाइट बदली गई थी, उस स्ट्रीट लाइट पे शासन को एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा था। वो सारा पैसा भारत सरकार की संस्था ईएसएल ने मिलकर के उस पैसे को वहां पर जितनी भी वहां पे हेलोजन लाइट थी, अन्य स्ट्रीट लाइट थी, उसे बदल करके एलईडी स्ट्रीट लाइट के रूप में उसे बदला था। बदले में उसने एक एमओयू किया था कि अगले 7 वर्ष तक हम इसकी रख रखाव करेंगे और जो विद्युत की बचत होगी उसी में से वह अपना पैसा भी लेंगे। ये एक मॉडल यहां पे लागू किया गया था, आज जो प्रदेश के अंदर जारी है। सोलर सिटी हमें रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोत्साहित करने के साथ साथ जो आज दुनिया के अंदर नेट जीरो की बात की जा रही है, इस दिशा में आगे बढ़ाने की एक शुरुआत अयोध्या से सोलर सिटी के रूप में आगे बढ़ाने की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी को अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले मात्र 2 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, 2 आंशिक थे और 2 वाराणसी और गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ ये यहां पर पूरी तरह यहां पर क्रियाशील थे। आज हम 9 एयरपोर्ट को पूरी तरह क्रियाशील कर चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। 3 एयरपोर्ट वर्तमान में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में क्रियाशील हैं। 9 अन्य एयरपोर्ट यहां पे प्रदेश के अंदर कार्य चल रहा है। कुल मिलाकर के अगले 1-1.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 21 एयरपोर्ट होंगे जो पूरी तरह क्रियाशील होंगे और इस पर राज्य सरकार ने बेहतर कार्य किया है और उसको हम भारत सरकार के साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। प्रदेश के अंदर आगरा और वाराणसी में साइंस सिटी और नक्षत्रशाला की स्थापना के लिए भी इस बजट में इसका प्रस्ताव यहां पे प्रस्ताव किया गया है।
और प्रदेश के अंदर परिवहन निगम का बेड़ा, आप हम सब जानते हैं कि कोरोना कालखंड में जब लॉकडाउन लगा था, बड़े पैमाने पर प्रदेश के कामगार और श्रमिक अपने राज्य के लिए आने के लिए मजबूर हुए थे। उस समय परिवहन निगम की बसेस के माध्यम से ही हमें उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में हमें मदद मिली थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आगामी कुंभ को ध्यान में रख करके हम लोगों ने 22-23 में 200 करोड़ रुपए नई बसेज के क्रय के लिए व्यवस्था परिवहन निगम के लिए की थी। 23-24 में परिवहन निगम की 1000 नई बसेज के लिए भी बजट में 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। परिवहन निगम के बस स्टैंड के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है और प्रदेश ने जो अपनी ईवी पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी प्रदेश के अंदर लागू की है, उसके लिए भी 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हम लोगों ने बजट में किया है। प्रदेश के अंदर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी के लिए, डिस्ट्रिक्ट मुख्यालयों को ब्रिजेज के निर्माण के लिए, सड़क और सेतुओं के निर्माण के लिए 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। उनके अनुरक्षण के लिए 6,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये प्रदेश के अंदर अन्य ग्रामीण क्षेत्र के सड़कों के निर्माण के लिए भी 1525 करोड़, रेलवे उपरिगामी सेतु के लिए 1700 करोड़ रुपए और अन्य सेतुओं के निर्माण के लिए भी 1850 करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। राज्य मार्गों के चौड़ीकरण के लिए 2588 करोड़, प्रमुख जिला मार्गों के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के लिए 2538 करोड़, प्रमुख धर्मस्थलों पर जाने वाले सड़कों के मार्गों के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए, राज्य सड़क निधि से अनुरक्षण के लिए 3000 करोड़ रुपए, औद्योगिक और जो हमारे लॉजिस्टिक पार्क हैं उनको 4 लेन की कनेक्टिविटी के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गई है। और इसमें एक नया मत उसमें जोड़ा गया है कि गन्ना विभाग से जुड़ी हुई जितनी भी सड़कें थी, अब पीडब्ल्यूडी उनका अनुरक्षण करेगा और इसके लिए 250 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था भी बजट में आज की गई है। प्रदेश के अंदर औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति आज घोषित की गई है, वह है मुख्यमंत्री औद्योगिक क्षेत्र विस्तारीकरण और नए औद्योगिक क्षेत्र प्रोत्साहन योजना। इसमें प्रदेश के अंदर इस वित्तीय वर्ष में 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए यह कार्रवाई प्रदेश के अंदर यहां पे प्रारंभ होगा। इसके अलावा झांसी बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की भी व्यवस्था आज इस बजट में की गई है, जिसके लिए इस बजट में 5000 करोड़ रुपए की व्यवस्था हम लोगों ने इसमें की है। पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी 1200 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और प्रदेश के अंदर जो सिक यूनिट हमारी हैं, खासतौर पर कताई मिल्स हैं, स्टेट स्पिनिंग जो मिल्स हैं, राज्य वस्त्र निगम से जुड़ी हुई जो मिल्स हैं, जो एक प्रकार से बंदी के कगार पर हैं, उन सभी को हम नए औद्योगिक क्लस्टर वहां पे विकसित कर सकें, नई औद्योगिक इकाइयों को विकसित कर सकें, इसके लिए एक पॉलिसी उत्तर प्रदेश सरकार लेकर के आई है। और इसमें हम वहां पर जो कर्मचारी पहले से वहां पे कार्यरत हैं, उनके देय भुगतान के बारे में भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। प्रदेश के युवाओं के तकनीकी दृष्टि से सक्षम और समर्थ बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन देने की जो व्यवस्था की गई है, हम लोगों ने अब तक प्रदेश में 20 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए हैं। पिछले बजट में हम लोगों ने प्रदेश के अपने युवाओं के लिए जो व्यवस्था की थी, 1700 करोड़ रुपए की व्यवस्था की थी, जिसके तहत 20 लाख युवाओं को हम इसके साथ जोड़ चुके हैं। इस बार के इस बजट में हम लोगों ने 3600 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया है, जो उत्तर प्रदेश के यूथ को प्रदेश के अंदर स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में टैबलेट और स्मार्टफोन, ये स्नातक और प्रास्नातक युवाओं को इस सुविधा
हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं और अगले 5 वर्ष में कुल 2 करोड़ युवा को हम इसके साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। प्रदेश में औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए मैं निजी क्षेत्र यानी निजी क्षेत्र भी इस क्षेत्र में निवेश उसमें उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए भी 500 करोड़ रुपए का एक व्यवस्था की गई है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए भी इसमें 275 करोड़ रुपए का प्रावधान है और भारत सरकार की विशेष सहायता प्राप्त योजनाओं के वित्तीय में जिसमें जनपद स्तर पर यूनिटी मॉल की स्थापना होनी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके डिस्प्ले के लिए यूनिटी मॉल बनेंगे, उसके लिए भी 200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं थी, खासतौर पर मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के नाम पर, दही पाटन मंडल में मां पाटेश्वरी के नाम पर और मुरादाबाद, ये 3 कमिश्नरी हमारी थी जहां पे कोई भी राज्य विश्वविद्यालय राज्य सरकार के स्तर पर नहीं था, वहां पर यह व्यवस्था की जा रही है और कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय इसके साथ प्रस्तावित किया गया है। और प्रदेश के अंदर फार्मास्यूटिकल्स फील्ड में जो अपार संभावना है, इसके लिए भी एक विश्वविद्यालय के समकक्ष इंस्टीट्यूट के निर्माण के लिए भी बजट में उसका प्रावधान प्रदेश के अंदर किया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने औद्योगिक निवेश और एमएसएमई सेक्टर के लिए पिछले 6 वर्ष के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी ध्यान दिया। प्रदेश के अन्नदाता किसानों के लिए भी काफी प्रावधान किए। अगर आप देखेंगे 2017 से ही प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रोक्यूरमेंट पॉलिसी ला करके मीडिएटर की व्यवस्था समाप्त करके किसानों से सीधे क्रय करना प्रारंभ किया। धान का, गेहूं का, दलहन का, तिलहन का, मकई का, ये सभी चीजें हम किए और बीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पैसे दिए। प्रदेश के अंदर 1,97,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अब तक हम गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का पिछले 6 वर्ष के अंदर भुगतान भी कर चुके हैं। चीनी मिलें जो बंद हो रही थी वो फिर से चलनी प्रारंभ हुई हैं और कोरोना कालखंड में भी हम लोगों ने इसको चलाया है। परिणाम है उत्तर प्रदेश में कृषि विकास दर पिछले 6 वर्ष में 3% से अधिक बढ़ी है, लेकिन इसे डबल डिजिट में ले जाना है। उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को हम और तेजी से आगे बढ़ा सकें। एफपीओस के गठन के साथ साथ एग्री स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए भी बजट में इसका प्रावधान किया जा रहा है और यह बहुत महत्वपूर्ण होगा, जिसमें एग्रीटेक स्टार्टअप और इंक्यूबेटर सेंटर के लिए भी एक विशेष प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के साथ साथ यहां पर कृषि विज्ञान केंद्र जो 9 प्रदेश के अंदर क्लाइमेटिक जोन है, उनमें कृषि विज्ञान केंद्रों को भी हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने की दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ करेंगे। टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना के लिए भी बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी योजना सहारनपुर में स्थापित करने के लिए 10 करोड़ की व्यवस्था है और प्रदेश के अंदर जो हमारे निराश्रित गोवंश है, ये 3 प्रकार की योजना राज्य सरकार इसमें पहले से संचालित कर रही है। एक निराश्रित गोवंश जो शासन के द्वारा संचालित निराश्रित गो आश्रय स्थलों पर के माध्यम से संचालित हैं, 10 लाख से अधिक गोवंश उसमें है। दूसरी है मुख्यमंत्री सहभागिता योजना, जिसमें प्रदेश के अंदर उन सभी किसानों को जो किसान अपने यहां गोवंश को लेकर के उनकी देखभाल कर सकता है, उन्हें 4 गोवंश तक हम अनुमन्य करते हैं और हर गोवंश का 900 रुपए हर महीने उसे उपलब्ध कराते हैं। तीसरी है कुपोषित यानी सुपोषण योजना के अंतर्गत उन कुपोषित परिवारों को जहां कोई मां या कोई बच्चा कुपोषित है, उन्हें निराश्रित गो आश्रय स्थल से एक ब्याही हुई गाय उन्हें उपलब्ध करवाते हैं और 900 रुपए हर महीने उपलब्ध करा रहे हैं। 15,000 से अधिक परिवारों को अब तक ये सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। तो ये 3 प्रकार की योजनाएं हैं। निराश्रित गोवंश के अनुरक्षण के लिए 750 करोड़ रुपए का भी व्यवस्था इसमें की गई है और साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर ये जो निराश्रित गोवंश है उनके लिए नए गौ आश्रय स्थल बनाने के लिए भी 120 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था
इस बजट में ये व्यवस्था भी की गई है। डेयरी सेक्टर में प्रदेश के अंदर अपार संभावना है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला राज्य है। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के अंदर दुग्धशाला विकास और दुग्ध उत्पाद प्रोत्साहन नीति के लिए 25 करोड़ रुपए का एक व्यवस्था की गई है। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के अंतर्गत 61 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 10 करोड़ और निषाद राज बोर्ड सब्सिडी योजना के लिए 5 करोड़ रुपए की बजट का भी व्यवस्था इसमें प्रदेश के अंदर की गई है। कृषकों को कम ब्याज पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और प्रदेश के अंदर कृषक दुर्घटना बीमा के दायरे को बढ़ाते हुए उसमें अब तक केवल किसान जिसके नाम पे खेती होती थी वह केवल किसान ही उसके दायरे में आता था। अब किसान के साथ साथ किसान के परिवार के सदस्य, इसके साथ साथ वो खेतीहर मजदूर जो अब तक खेतीबाड़ी तो करता था लेकिन अगर किसी आपदा का शिकार होता था वह उसके दायरे में नहीं आता था। राज्य सरकार ने उसका विस्तार किया है और 750 करोड़ रुपए की व्यवस्था मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को किसी भी प्रकार की आपदा में एक सुरक्षा बीमा का कवर उन्हें देने का कार्य किया है। मित्रों, ईज ऑफ लिविंग के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अब तक 52 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध देने की कार्रवाई संपन्न हुई है और इस बजट में भी 7,508 करोड़ रुपए जो विगत वर्ष के बजट में व्यवस्था थी उसके सापेक्ष इस बार 10,202 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्ताव इसमें किया जा रहा है। प्रदेश के अंदर जो छोटी छोटी जातियां थी जिनकी कोई वाइस नहीं थी, मुसहर, बनटागिया, कोल, थारू, चेरो, सहरिया, इन सभी उन जातियों को जो कोई पहुंच नहीं थी उनको भी इन सुविधाओं के साथ जोड़ने, कुष्ठ रोगियों को, इन सभी को इसके साथ मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ जोड़ने के लिए भी 1203 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिससे इन्हें भी काफी बड़ी संख्या में इन्हें आच्छादित किया गया। जो बच्चे हैं उनको हम लोग इसको करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के सभी सदस्यों को जो मिलने वाली राशि 3 करोड़ की राशि मिलती थी उसको बढ़ोतरी करके 5 करोड़ का प्रस्ताव भी इसमें किया गया है। यह सभी माननीय विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को ही प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 2,478 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों के प्रोत्साहन के लिए भी 85 करोड़ रुपए का प्रस्ताव इस बजट में किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्रामीण सचिवालय का निर्माण हो सके और तकनीक के माध्यम से गांव की नागरिक को गांव में ही सभी प्रकार की सुविधाएं मिल सके, इसके लिए प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर ग्राम सचिवालयों का निर्माण किया जा रहा है। 750 बहुउद्देशीय पंचायतें भवनों के निर्माण के लिए भी इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में वहां पर जन सुविधाओं के विकास और अंत्येष्टि स्थलों के लिए भी बजट का प्रावधान इसमें किया गया है और एक नई स्कीम इसमें लागू की जा रही है, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, जिसके अंतर्गत प्रदेश के अंदर कोई भी व्यक्ति जो प्रवासी नागरिक है उत्तर प्रदेश का, वह अगर अपने ग्राम पंचायत में अपने किसी पूर्वज के नाम पर कोई निर्माण कार्य कराना चाहता है, कोई बहुउद्देशीय भवन बनाना चाहता है, कोई कन्वेंशन सेंटर बनाना चाहता है, कोई लाइब्रेरी बनाना चाहता है या किसी अन्य निर्माण कार्य के लिए, तो उसमें इस योजना के अंतर्गत हम उसे जोड़ रहे हैं और इसके माध्यम से फिर हम उसे एक स्थान देंगे और उसके साथ एक एमओयू करते हुए उसका उपयोग ग्राम पंचायत कर पाएगी और गांवों के विकास में प्रवासी नागरिकों की भूमिका को भी हम इसके साथ जोड़ पाएंगे। योजना हम लागू करने जा रहे हैं। जल जीवन मिशन, हर घर नल,
आप सब जान सकते हैं कि प्रदेश के अंदर तेजी के साथ ये आच्छादन की प्रक्रिया बढ़ रही है। हमारा अनुमान है कि इस वित्तीय वर्ष में हम 1 करोड़ से अधिक घरों तक शुद्ध पेयजल का कनेक्शन उपलब्ध कराने में समर्थ हो जाएंगे। 1 करोड़ परिवार तक। आप इस बजट में जल जीवन मिशन के लिए 21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। एक बड़ी राशि इसके लिए उपलब्ध कराई जा रही है। जल संरक्षण के लिए भूजल स्तर के मापन और उन्हें पूर्व में स्थापित जो पोजीमीटर थे